एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है क्या गाइज? एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल टू एवरीवन? जस्ट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। गाइज चलो, मेरी आवाज मेरे को बहुत प्रॉपर्ली आ रही है, आपको आ रही है क्या? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे हैं आप लोग? कल हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और उनके एक्सेप्शंस कल हम लोगों ने खत्म कर लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है 3 मेजर टॉपिक्स। हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे और साथ में हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस चालू कर देंगे। हमारी परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगी, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा जी? ओके, हम लोग को उसको कवर करने में भी 3 से 4 दिन लगेगा। देखो, मैं तुमको ना 1 या 2 दिनों में ना सिंगल शॉट में ना कुछ चैप्टर्स में नहीं कराऊंगा, बिकॉज सिंगल शॉट में फॉर्मेलिटी वाली क्लास होगी और बहुत सारे बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब ये सब टॉपिक का ना मैं एक रिवीजन भी कर दूंगा। ओके, मैं इनसे भी जैसे कि करवा रहा हूं ना, जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं 30 मिनट्स में इस पूरे चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो भी डाल दूंगा, क्योंकि ये सब चैप्टर को ना आप जितना ज्यादा गहराइयों से समझोगे, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी को जब हम लोग पढ़ रहे थे, ऐसे हमने हवे में नहीं पढ़ा। हमने नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी की एक लाइन हमें समझ में आ जाती है ना? ओके, क्योंकि मैं चाहूं तो 9 घंटे का मैं भी क्लास लेके खत्म करवा दूं, बट मेरे को लगता है उसमें मेरा फायदा है, तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है। तुम्हारी जो स्पैन टाइम होती है ना वो बहुत ही कम होती है। हार्डली तुम 2 से 3 घंटे तक है ना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन पाओगे। तुम्हें 8 घंटे की क्लास में से तुमको 3 घंटे की बात समझ में आई है, तो भैया उससे मेरा कुछ फायदा नहीं है ना? तो जेनेटिक्स, बायोटेक, ये 2 ऐसे टॉपिक है जिसको मैं वन शॉट में नहीं लेता हूं। ओके, जनरली। ओके, चलो जी, आइए। सो शुड वी स्टार्ट? ओके, शुड वी स्टार्ट बेटा जी? ओके, आइए शुरू करते हैं यार। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, कोई चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, हम लोग शुरू करने वाले इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। ओके, 2 जीन के इनहेरिटेंस को अपन पढ़ने वाले हैं। हमने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पढ़ लिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया। अब इसी को अपन कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। इसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है जी। इसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है जी। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा जी? इसमें देयर इज अ स्टडी ऑफ कितना कैरेक्टर्स? यहां पे 2 कैरेक्टर्स का स्टडी किया जाता है। अगर 2 कैरेक्टर को अगर स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब 2 जीन्स को स्टडी किया जा रहा है क्या? 2 कैरेक्टर या 2 जीन्स को यहां पे स्टडी किया जा रहा है। यस, ठीक है, यस। या इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि इट इज अ स्टडी ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस की भी जो स्टडी होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर हम 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस की भी अगर स्टडी करें, उसको भी अपन क्या कहते हैं बेटा जी? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं जी। ओके, या हम लोग एक चीज और कहते हैं, यहां पे ध्यान सुनिएगा, कि जो मेरा डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है ना, ये एक्चुअली में ना प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट होता है किसका? प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा जी? मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? क्लियर है? कोई न्यू सीरीज नहीं है अभी, यही पहले अपन जेनेटिक्स, जो मेरा प्रॉमिस है भैया निचोड़ का ये जेनेटिक्स यूनिट बचा है, दैट आई हैव टू फिनिश फर्स्ट। क्या ये बातें क्लियर हो गई? ओके, अगर कोई तुमसे पूछ रहा है ओके डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जहां पे अपन 2 कैरेक्टर्स या 2 जीन्स की स्टडी कर रहे हैं। ओके, यहां पे अपन 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी कर रहे हैं। ओके, डाई हाइब्रिड क्रॉस में यूजुअली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस की ये स्टडी होती है जी। ओके, इनका प्रोडक्ट होता है जी। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्या यहां तक कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, अब कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं। जैसे यार हम लोगों ने अभी क्या बोला कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये क्या होता है आपके पास? ये प्रोडक्ट होता है क्या 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 2
मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रोडक्ट है। हाँ, प्रोडक्ट का मतलब क्या, ये मल्टीप्लीकेशन है। जो मैं बोला हूं ना, मैं उसी से प्रूफ करके दूंगा इसको। अब यहां पे ना अपन एग्जांपल लेंगे, दो कैरेक्टर को पहले अपने एग्जांपल लेते हैं, दो कैरेक्टर का अपन एग्जांपल लेते हैं। एक होता है सीड शेप, एक कैरेक्टर ये ले लेते हैं, और दूसरा कैरेक्टर अपन क्या लेते हैं, दूसरा क्या लेंगे, सीड कलर। ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट है क्या, इनका प्रोडक्ट है। कैसे, देखो सबसे पहले समझो, यहां पे एक पैरेंट जनरेशन होगा। पैरेंट क्या होगा जी, शेप में राउंड और रिंकल्ड होगा। राउंड विल बी योर आर आर और रिंकल्ड विल बी योर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो जब गेमीट बनेंगे वो क्या बनेगा, यहां से कैपिटल आर और आपका यहां से स्मॉल आर बनेगा। और अब F1 जनरेशन आपका क्या रहेगा, F1 जनरेशन ये आपका राउंड रहेगा क्या, ये राउंड रहेगा। जब इनकी सेल्फिंग करवा दूंगा मैं, क्योंकि हमने क्या बोला, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्रोडक्ट होता है जी। ओके, तो F2 जनरेशन मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, आर आर ये मिलेगा, जिनमें से ये तीन क्या है, राउंड है, और आपका ये क्या है, रिंकल्ड है, रिंकल्ड है। यस, इसका मतलब इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो आया 3/1। ओके, और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, वन टू वन आया। ये अपन ने एक को ले लिया, एक को भी अपन ने ले लिया जी। अभी सीड कलर में देखते हैं, सीड कलर में अगर मैं देखता हूं मेरे प्यारे बालक को, पैरेंटल जनरेशन क्या होगा जी, कौन कौन सा होगा, डोमिनेंट क्या होगा, येलो होगा, और तुम्हारे पास ग्रीन होगा। येलो को कैपिटल वाई और इसको स्मॉल वाई कर दिया, कर दिया। चलो अभी अपन बनाएंगे गैमीट्स। तो ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या होगा, जो मेरा F1 जनरेशन बनेगा, दैट इज कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक, जब मैं इनकी सेल्फिंग करवा दूं, F2 जनरेशन क्या आएगा, क्या आएगा, ये आएगा। अब देखो ये क्या आपका येलो है और ये आपका ग्रीन है, आया। मतलब यहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या आया, 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो वन सेकेंड, 1:1 आया क्या, 1:1 आ गया, 1:1 आ गया। यस, क्या ये बातें क्लियर है, ये बातें। अब देखो, अब देखो हमने क्या बोला बेटा जी, हमने यहां पे अब क्या बोला है, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है, ये इतनी एस्पेक्ट सभी को क्लियर हो गई क्या, इतनी एस्पेक्ट सभी को क्लियर हो गई, इतनी एस्पेक्ट सभी को क्लियर हो गई क्या, ओके, इतनी एस्पेक्ट सभी को क्लियर हो गई। अब सुनो, अब अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करवाता हूं,
इनका फिनोटिपिक और इनका फिनोटिपिक, इसका मल्टीप्लीकेशन, और अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करवाता हूं, ओके, इनका जो प्रोडक्ट होगा वही मुझे रेशियो बन के मिलेगा क्या? क्या वही मुझे रेशियो बन के मिलेगा? एक बार बताओ, क्या वही मुझे रेशियो बन के मिलेगा क्या? बताइए गौर से। यस सर, यही मिलेगा जी। देखो मैं उसको प्रूव भी करूंगा, जी। ओके, हाँ कुणाल यार, अगर अलॉट हुआ तूने ज्वाइन नहीं किया है ना, तो फिर 25 तो नहीं दे सकता है, डिबार्ट किया जाएगा बीडीएस, और बिकॉज वो एफसी के अंदर आता है ना, एनएमसी के अंदर। सुनो जी, अब तो मुझे ये बताओ कि F2 में जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, F2 में जो जीनोटिपिक रेशियो होता है डायबिट क्रॉस का, वो क्या होता है? 1:1, 2:4:2 और 1:1, ये होता है क्या? ये रेशियो होता है, ये रेशियो। अब ये आया कैसे? ये रेशियो आया कैसे? अब आइए इसको प्रूफ करते हैं। हाउ दिस रेशियो केम। पहले जीनोटिपिक रेशियो को प्रूफ करेंगे, उसके बाद अपन फिनोटिपिक को प्रूफ करेंगे। आराम से करते हैं। हमने क्या बोला सर? हमने लिया दो कैरेक्टर, एक अपन ने सीड शेप लिया था और हम लोगों ने सीड कलर लिया था। यस, जब मैंने सीड शेप लिया तो उसमें क्या आया मेरा? उसमें क्या आया बेटा जी? RR ये आया, और सीड कलर में कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल y स्मॉल y। यस यस, ठीक है। अब सुनो जी बेटा, राउंड की प्रोबेबिलिटी 4 में आने की कितनी है? 1/4 होती है क्या? 1/4 होती है, 1/4 होती है। वहीं पर कैपिटल और स्मॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जी? 2 होती है क्या 4 में से आने की? और स्मॉलर जो है 4 में से एक ही आता है, आता है। अब सुनो, उसी प्रकार अगर मैं ये देखूंगा तो कैपिटल Y आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, और कैपिटल Y स्मॉल y आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 1/4 है क्या? इतनी बात मान रहे हो तुम लोग? इतनी बात मान रहे हो? अब देखो क्या होगा जी। अब हमें क्या करना है ना, इसको लेना है और इन तीनों से क्रॉस कराना है। पहले देखो इस तरीके से अपने को क्रॉस करा के देखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक लाइन खींच देता हूं एंड अपन प्रॉपर्ली क्रॉस करवाते हैं। समझो, मेरे पास कैपिटल R है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 1/4 है। मैंने पहले क्रॉस कराया किससे? कैपिटल Y से। इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी? 1/4 है क्या? इसका प्रोडक्ट निकालो, कितना होगा? क्या 1/16 आया? 1/16 आया। कैपिटल Y स्मॉल y, इसके आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 2/4 है। प्रोडक्ट निकालो, 1/4 इंटू जो कि कैपिटल R का है 2/4, कितना होगा ये? कितना होगा ये? 2/16 होगा। और तुम्हारा स्मॉल क्या कहते हैं, स्मॉल y आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। दैट इज योर 1/4 डिवाइड बाय 1/4 इज इक्वल टू 1/16। ये आ गया एक का आया। चलो इसी प्रकार अभी अपन सेकंड का देखते हैं। इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी? 2/4 है। उसी प्रकार अपन अभी तीनों से क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल Y इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। करो 2/4 इंटू 1/4, कितना होगा ये? 2/16 होगा 2/16 होगा। अच्छा, साथ साथ में ना ये भी लिखते हुए चलो, ये RY हो गया, ये तुम्हारा RR कैपिटल Y स्मॉल y हो गया, और ये आपका RR स्मॉल y हो गया। यस, अच्छा ये क्या होगा देन? व्हाट विल बी दिस? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y इजंट इट? फिर इसके बाद कैपिटल Y स्मॉल y, इसके आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 2/4 है। तो 2/4 इंटू 2/4 कितना होगा? 4/16 होगा। 4/16 दैट इज योर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y होगा।
यस यस। चलो देखो एक तरीका होता है, मैं तुमको एकदम हर एक चीज एकदम स्टेप वाइज बता दे रहा हूं। फिर स्मॉल वाई इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो 2/2 इंटू डिवाइड बाई 4 और 1/4 कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी योर 2/16 होगा ये 2/16। ओके दैट इज योर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये एक अपना हो गया है जी, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहां पे जगह बच जाएगा, मैं यहीं पे तीसरा भी करवा दूं क्या? लास्ट अपना ग्रीन से ले लेते हैं। मेरा क्या है बेटा अभी? स्मॉल आर जो जिसके आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 1/4 है, इसको क्रॉस कराना है। तो किससे कराएंगे जी? कैपिटल वाई। रुको ऐसे करवाता हूं इसको मैं। स्मॉल आर जो कि तुम्हारे पास इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, पहले क्रॉस कराते हैं इसकी किससे? कैपिटल वाई से, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जी? 1/4 है क्या? और क्या हो जाएगा ये? जो कि 1/16 हो जाएगा, जो कि क्या होगा ये एक्चुअली में होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई ये होगा। फिर इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2/4 प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ये? 2/4 इंटू 1/4। दिस विल बी योर 2/16 जो क्या है आपका? ये होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और आखिरी में जो थर्ड है, थर्ड में यहां पे करवा देता हूं, क्या होगा मेरे पास? वो दैट विल बी योर स्मॉल वाई। उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 आने की। तो कितना हो जाएगा ये? 1/4 दैट विल बी योर 1/16 हो जाएगा। दैट विल बी योर व्हाट? स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब तुम बड़े गौर से देखो, जो मैंने ऊपर रेशियो लिखा था, क्या वो सारी की सारी रेशियो मिल गई? 1 1 2 2 1 देखो एकदम सीक्वेंस में। फिर 2 2 4 4 2 2 सेम उसी प्रकार 1 1 2 2 और ये 1 आ गया। हैंस प्रूफ्ड। ओके, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हमने प्रोडक्ट निकाला, और हमारा आ गया है जी। यस ये तरीका है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। इसको और शॉर्ट में अपन कैसे कर सकते हैं जी? और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? इसको बड़े गौर से देखना जी। और शॉर्ट में अगर मुझे जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है, इन डायहाइब्रिड क्रॉस, वो पता कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। हमने क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट बेटा, ये उससे भी सिंपल है, हाँ। प्रोडक्ट ऑफ टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो क्या है तुम्हारा 1 to 1 1 to 1 होगा। पहले मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो 1 आ जाएगा, फिर मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 से तो 2 आ जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो 1 आ जाएगा, फिर 2 को 1 से करूंगा तो कितना होगा? 2 होगा। 2 को 4 2 और 1 2 1। इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो जी, क्या ये बात क्लियर है? अच्छे से क्लियर है सभी को? अच्छे से क्लियर है? इज इट प्रॉपर्ली क्लियर? ओके ठीक है, ठीक है। चलो अब नाउ वी विल टॉक अबाउट कि सर F2 में फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकाले। F2 प्लांट का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस
डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या होगा ये देखो, हम लोग कहते हैं कि सर 9331 होगा। ये होगा कब, जब अपन सीड का शेप और सीड के कलर को जब अपन ने मिलाया, इनमें क्या आया था तुम्हारे पास, राउंड और रिंकल्ड, और इसमें तुम्हारा येलो एंड ग्रीन। 3131 है ना, ये आया था। अब देखो 4 में से 3 ही आया था और 4 में से 1 ही आया था। इसी प्रकार ये क्लियर हो गया। अब देखो जी, इसके दोनों तरीके मैं तुमको बताता हूं जी। पहले अपन रेशियो कैसे निकाल रहे हैं उसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसका अपन ने रेशियो कैसे निकाला था, देखो। इसको मैं अगले इस पे ले लेता हूं, अगले स्लाइड पे से इंपॉर्टेंस है। चलो अब रेशियो निकालना शुरू करते हैं जी। हम लोग पहले क्या करेंगे, राउंड को लेते हैं। ओके, राउंड को लेते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, 3/4 है आने की। इसको पहले क्रॉस कराएंगे येलो से, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, 3/4 है। कितना होगा, 9/16 होगा, 9/16 होगा जी। ओके, इसको राउंड येलो बोला गया, राउंड येलो, राउंड येलो बोला गया। फिर बाद में ग्रीन से क्रॉस कराते हैं, 1/4 है। 3/4 और 1/4 कितना होगा ये, 3/16। ओके, दिस विल बी योर राउंड ग्रीन होगा। उसी प्रकार तुम्हारा रिंकल्ड है जो कि 1/4 है। इसको पहले अपन येलो से क्रॉस कराते हैं जो कि 3/4 है। दिस विल बी योर 3/16, दैट विल बी योर रिंकल्ड येलो होगा। और ये है आपका ग्रीन, 1/4। सॉरी, 1/16 हो जाएगा। दैट विल बी योर रिंकल्ड ग्रीन, ये आपका रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा। अब तुम देखो जी, राउंड येलो कुल कितने आए, राउंड येलो कितने आए, 9 आए। राउंड ग्रीन कितना आया, 3। रिंकल्ड येलो 3, और रिंकल्ड ग्रीन कितना आया, 1। आ गया क्या, 9:3:1 का रेशियो। इजंट इट डन है? क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें सभी को क्लियर है? क्या ये बातें सभी को क्लियर है? यस, ये बातें सभी को क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। ओके, ठीक है। ओके ओके, अभी अजिंक्य इसके ऊपर कुछ भी आया नहीं है नोटिफिकेशन, अगर आ जाएगा तो विल जस्ट लेट यू नो। ये बातें सभी को क्लियर है? या तुमको इसको करने का और एक आसान तरीका क्या था कि मैं क्या करता कि 3-1 और 3-1 को आपस में क्रॉस करवा देता, तो ये क्या था, 9-3-3-1 ऐसे भी अपन करवा सकते थे। ये भी एक तरीका है जी। क्या ये बातें क्लियर हो गई अच्छे से सभी को? क्या ये बातें क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये तुमको मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके समझाया। अब एक टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस दिखता कैसे, एक टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस कैसा दिखता है वो अभी अपन करते हैं जी। ओके, टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस, एक टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस कैसा दिखता है जी, आइए इसको देखते हैं। एक टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस कैसा दिखता है जी। तो हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, देखो पता आपको डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर को लिया गया है, सीड शेप और सीड कलर को। तो यहां पे तुम्हारे पास जो पैरेंटल जनरेशन है ये तुम्हारा राउंड येलो है,
मतलब कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा, और तुम्हारी रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल आर स्मॉल वाई है क्या। जब गैमीट बनेगा तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहां से तुम्हारा स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा, और F1 जनरेशन मेरा क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये होगा। दिस विल बी योर व्हाट, ये राउंड येलो है। होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। अगर हेट्रोजाइगस है तो मैं ये पता कर सकता हूं क्या कि इसे कितने गैमीट्स बनेंगे। अगर ये हेट्रोजाइगस है तो मैं पता कर सकता हूं क्या कि कितने गैमीट्स बनेंगे। अगर मुझे पता करना है कि इसके कितने गैमीट्स बनेंगे, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा 2 to the power n की फॉर्मूला, और n का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अब यहां पे कितने हेट्रोजाइगस है, 2 हेट्रोजाइगस है, मतलब 4 गैमीट बनेगा क्या, मेरे पास 4 गैमीट बनेंगे, इसके 4 गैमीट्स मेरे पास बनेंगे जी। चलो हम गैमीट्स बना लें इसके। याद है आपको गैमीट्स बनाने का मैंने तुमको तरीका बताया था। हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें आर और स्मॉल आर को अलग कर देंगे। फिर तुम्हारे पास क्या होगा जी, कैपिटल वाई इसके साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई इसके साथ भी जा सकता है, या स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो गया। तो गैमीट्स मेरे क्या क्या बन गए, मेरे गैमीट्स क्या क्या बन गए, देखो ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मेरे गैमीट्स बन गए क्या, ये मेरे गैमीट्स बन गए क्या। ओके बस अभी मुझे क्या करना है, पुनेट निकालना है। अब मुझे पुनेट बनाना है, तो पुनेट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब एक ये बोर्ड बनाऊंगा, पुनेट स्क्वायर बनाऊंगा, जिसमें मैं तुम्हारे चारों गैमेट्स को रख दूंगा। ओके यस, अभी मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मलिक पढ़ाऊंगा। ओके ये क्लियर हो गया आपको, क्या बात है, क्लियर हो गया। इसको अपन फोक्स लाइन मेथड्स कहते हैं। ओके फोक्स लाइन मेथड से मैंने इसको बना दिया। ओके चलो अब मैं टेबल बना दूं फटाफट। एक सुंदर सा फटाफट टेबल बना देते हैं ना। ज्यादा इधर हो गया ना, हाँ 1 सेकेंड। बच्चों 1 मिनट देना, आप लोग भी ऐसा टेबल है ना बना लीजिए अपने किताबों में। अपने को कितना 16 का बनाना है, 16। सुनो मेरे पास क्या क्या गैमेट्स बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई बना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई बना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई बना है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई बना है। ये बना है क्या, आ जाओ। अब यार अपन है ना मिलाना शुरू करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या होगा, ये तुम्हारा राउंड येलो है, ये राउंड येलो है, राउंड येलो है, ठीक है। फिर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या है जी, राउंड येलो है। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी क्या है, राउंड येलो है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या होगा जी, राउंड येलो होगा। क्लियर। अब देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या है जी, राउंड येलो। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये तुम्हारा राउंड ग्रीन होगा, राउंड ग्रीन होगा। इसके बाद ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस विल बी योर राउंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये क्या होगा, राउंड ग्रीन होगा।
ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब ये क्या होगा, ये राउंड नहीं है, ये रिंकल्ड येलो होगा, ये रिंकल्ड येलो है, ठीक है। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी क्या हो गया जी, रिंकल्ड येलो हो गया। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये राउंड ग्रीन हो गया। यस, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई क्या होगा, ये रिंकल्ड येलो। और लास्ट में स्मॉल वाई, ये तुम्हारा रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा। हो गया, ओके, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है क्या? ओके, हाँ, मैं क्वेश्चन अभी सब प्रैक्टिस पहले पढ़ लो ना, समझ लो, उसके बाद अब ये समझो कि राउंड येलो कितने आए यहां पे, हमको अब ये चेक करना है, राउंड येलो कितने हैं, राउंड ग्रीन कितने आए, फिर बाद में रिंकल्ड येलो कितने आए और रिंकल्ड ग्रीन कितने आए, तो अपने को ये चेक करना है। चलो आइए चेक करते हैं। अगर मैं राउंड येलो को अगर चेक करूंगा तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आया क्या राउंड येलो, 9 राउंड येलो आ गया। राउंड ग्रीन कितना आया जी, 1 आया है, 2 आया है और ये 3 आया है, 3। रिंकल्ड येलो देखो, 1 2 3 3 और रिंकल्ड ग्रीन आपका ये अकेला 1 आया है। यस यस, ओके, यस, मुबारक अशरफ, ये यही करना है। तुमको एटलीस्ट एक टीचर की रिस्पेक्ट होती है, यहां पे तुमको स्वॉट रिएक्शन पढ़ना है, तुमको वुड्स-फिटिग रिएक्शन पढ़ना है। आ जाओ, क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? एक बार मुझे बताओ, क्या यहां तक कोई भी डाउट है किसी को? अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छे से एक बार बताना मुझे, अच्छे से क्लियर हो गया क्या? ओके, अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अब यहां से ना एक सवाल बनता है, वो सब आपको पता होना चाहिए, हमारे कुल कितने फिनोटाइप्स आए हैं यहां पे, हमारे कितने फिनोटाइप्स आए हैं यहां पे, कितने फिनोटाइप्स आए हैं? 4 हैं क्या हमारे पास? वी हैव 4 फिनोटाइप है, 4 फिनोटाइप है। अब अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, राउंड येलो तो तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी था ना, ये तो पेरेंट्स के पास भी था, ये तो पेरेंटल फीचर हो गया। एक नीटा क्वेश्चन बता रहा हूं, ये पेरेंटल है। रिंकल्ड ग्रीन भी जो है, ये भी तो तुम्हारा पेरेंटल फीचर ही है ना। और राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, यही तुम्हारा न्यू कॉम्बिनेशन है। इस न्यू कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूंगा? रिकॉम्बिनेशन बोलूंगा। अगर कोई तुमसे पूछता है कि हमें यह बताओ कि पैरेंटल और रिकॉम्बिनेशन रेशियो क्या होगा डायवर्ट क्रॉस, तो क्या बोलोगे? पेरेंट तुम्हारे कितने यहां पे, पेरेंट्स कितने? 9 + 1 10 आ गए, और रिकॉम्बिनेंट तुम्हारे 6 हैं। देखो, तो रेशियो विल बी व्हाट? 5:3। ये क्वेश्चन रह चुका है भैया, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, ठीक है। हाँ, मैं संडे को भी लेके चैप्टर खत्म करवा दूं। क्या ये बातें क्लियर हो गई आपको? क्या ये बातें क्लियर हो गई? क्या ये बातें क्लियर हो गई सभी को? अच्छे से क्लियर हो गई? अच्छे से? हाँ शायदा, प्लीज अभी स्पैम मत कर, ठीक है। अच्छा, अब यहां से ना एक लॉ दिया गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर एक लॉ दिया गया, उसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो ये क्या कह रहा है मैं तुमको बताता हूं। देखो प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर था, और हमारे पास था कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड और येलो। अब यार कैपिटल आर और स्मॉल आर ये आपस में सेग्रीगेट हो रहे थे क्या? ये सर सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं, ये सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी प्रकार ये जो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है ये भी आपस में सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं सर, सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहा है। अब यार लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि कैपिटल आर जो है ना वो तुम्हारा कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और आपका स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, और जो स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और वो तुम्हारे स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है। तुमने देखा कि जब भी हम लोग दो कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जब भी दो कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे तो वो तुम्हारे पास किसी के भी साथ जा सकता है। क्या ये बातें समझ में आई? ओके, ठीक है, क्या ये बातें समझ में आई क्या? तो कहने का मतलब क्या है यहां पे, कहने का मतलब क्या है, देखो कि व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, अब दो ट्रेड्स है ना, दो ट्रेड्स है ना, दो ट्रेड्स है, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, जो एक पेयर का जो सेग्रीगेशन है ओके ऑफ कैरेक्टर, ये कैसा है, इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है क्या जी ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। देख रहे हो? तो जब भी तुम्हारे पास दो पेयर ऑफ ट्रेड्स अगर कंबाइंड होते हैं हाइब्रिड में, तो उसमें क्या होता है, एक पेयर जो है कैरेक्टर का, एक पेयर जो है कैरेक्टर का वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा। देखो ना, कैपिटल आर तुम्हारा कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और तुम्हारे पास स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। उसी प्रकार जो मेरा स्मॉल आर है वो मेरा कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और तुम्हारे स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है जी। क्या ये बातें सभी को समझ में आई जी? क्या ये बातें सभी को समझ में आ गई? एक बार मुझे कमेंट में बता दो, क्या ये बातें सभी को समझ में आ गई? क्लियर है? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छे से बताना एक बारी, ओके। तो ये तुम्हारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जी, ओके। ये तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, यस। तो ये तुम्हारा ठीक है। तो ये भी दो पेयर, जो दो पेयर ऑफ ट्रेड्स अगर कंबाइंड होते हैं किसी भी हाइब्रिड में, तो एक पेयर तुम्हारा इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है, ओके, ठीक है। ये तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया गया। किसके बेसिस पे दिया गया जी? डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया गया जी, ठीक है, क्लियर है? डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे इसको दिया गया है जी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? इज देयर एनी डाउट टिल हियर? टिल हियर एक बार बता दो मुझे, कोई भी दिक्कत यहां तक? पक्का? हम लोग फिर एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें इसकी, ओके। इसका हम लोग एनसीईआरटी का रीडिंग कर लेते हैं। लेट्स डू दी एनसीईआरटी का रीडिंग ऑफ दिस मच पोर्शन, उसके बाद अपन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो शुरू करते हैं, ओके। चलो जी, बहुत सिंपल है यार, देखो इसको ना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, मेंडल आल्सो वर्क with uncrossed pea plant that differed in the two characters as seen in the cross between the pea plant that is a seed with yellow color and round shape and one that seed of the green color and the wrinkled shape, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया जी? डाई हाइब्रिड, ये आपके डाई हाइब्रिड्स हो गए, ठीक है। अब देखो, सो मेंडल फाउंड दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ द पैरेंट had a yellow colored and a round shaped seeds। ये कब मिला इनको? F1 जनरेशन में मिला क्या? लेकिन ये राउंड येलो क्या हुआ जी? जब क्रॉस किया गया तो क्या हुआ? ये तुम्हारा हेट्रोजाइगस था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिला उनको, ये इनको हेट्रोजाइगस मिला, ठीक है।
Here can you tell which of the following character in the pair yellow and green color and brown and wrinkled dominant? देखो अब यहां पे येलो है वो डोमिनेंट है क्या, और यहां पे जो तुम्हारा राउंड है वो डोमिनेंट है, ठीक है। देखो thus yellow color was a dominant over the green and round shape was dominant over the wrinkled, ठीक है। The result were identical to those that he got from the he made a separate monohybrid crosses between a yellow and green। देखो पहले उन्होंने भी क्या किया ना, पहले उन्होंने भी येलो को और ग्रीन को अलग अलग किया, इन दोनों को अलग अलग इन्होंने क्रॉस कराया था पहले, ठीक है। सीडेड प्लांट्स एंड बिटवीन द राउंड एंड रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स, ओके। लेट अस सी द जीनोटिपिक सिंबल, कैपिटल वाई यूज किया गया फॉर डोमिनेंट येलो सीड कलर एंड स्मॉल वाई को रेसेसिव ग्रीन सीड कलर के लिए, ओके। उसी प्रकार कैपिटल आर को राउंड शेप के लिए और स्मॉल आर को फॉर रिंकल्ड सीड शेप के लिए। अच्छा, अब जीनोटाइप क्या है पेरेंट्स का, ये जीनोटाइप होगा राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का, दिस विल बी अ राउंड येलो, ये राउंड येलो है और ये आपका रिंकल्ड ग्रीन है क्या। चलो जी अब सुनो, the cross between the two plants can be written down as figure 4.7 showing the genotype of the parent plant। वही पुनेट वाला पूरा यहाँ पे सिलसिला है जी, ओके। मैं करा दूंगा मुबारक, सब क्वेश्चंस करा दूंगा। देखो the gametes capital and small y and small y unite on fertilization to produce what। अच्छा F1 हाइब्रिड में ये मिला, F1 हाइब्रिड में ये मिला क्या, F1 हाइब्रिड में हम लोग को ये मिल गया, ठीक है। When Mendel self-hybridized the F1 plant, he found that 3/4 of the F2 plant had a yellow seeded and 1/4 had a green, same monohybrid cross। इसी प्रकार देख रहे हो जो कि मोनोहाइब्रिड में मिला था ना कि 3/4 तुम्हारे पास येलो था और तुम्हारा 1/4 तुमको ग्रीन मिला जी। The yellow and green color segregated in a 3/1 रेशियो, और राउंड और रिंकल सीड जो शेप थे ये भी सेग्रीगेट के 3/1 रेशियो में, जस्ट लाइक इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलो तो ये उसका पूरा पोनेट है, ये जी। अब आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि हमको पूरा का पूरा चीजों को एक्सप्लेन करवा देगा बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। क्या कह रहा है कि ना डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन, ये कौन से रेशियो में है, 9331 रेशियो में। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, इसको एक्सप्लेन भी किया, 933 रेशियो में आए थे ये, जिसमें से आपका राउंड येलो वाज 9, रिंकल्ड येलो तुम्हारे पास कितने थे जी 3, राउंड ग्रीन वाज 3 और रिंकल्ड ग्रीन वाज 1, ठीक है। अच्छा, सच ए रेशियो वेयर ऑब्जर्व फॉर अ सेवरल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दैट मेंडल स्टडीड, और उनको यही पेयर मिला जी मैक्सिमम जब इन्होंने क्रॉस करवाया। तो अब द रेशियो 9331 कैन बी डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन। कहने का मतलब ये है कि 3-1 और 3-1 को जब तुम क्रॉस कराओगे विद 3 राउंड एंड 1 रिंकल, तो भी तुमको डेरिवेशन में यही मिलेगा। जब तुम इनको ऐसे क्रॉस करवा रहे हो तो यही मिलेगा, क्या कि देखो पहले तो मैं इसको इससे क्रॉस करा देता हूं, तो क्या मिलेगा 3 9 राउंड येलो, 9 राउंड येलो। फिर इस 3 को मैं क्रॉस कराऊंगा किससे जी, ग्रीन से जी, तो राउंड ग्रीन कितना मिलेगा 3 मिलेगा, 3 राउंड ग्रीन। फिर बाद में मैं तुम्हारा येलो और रिंकल को क्रॉस कराऊंगा, कितना हो जाएगा जी 3 रिंकल्ड येलो, और फिर तुम्हारा 1 रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर। Based upon such observation on a dihybrid crosses, cross between a plant differing in 2 traits, है ना, 2 traits में डिफर करे, सीड शेप एंड सीड कलर, ये 2 अलग अलग ट्रेट्स हैं। मेंडल ने क्या प्रपोज किया, मेंडल प्रपोज अ सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल मेंडल्स लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन द 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन द हाइब्रिड, देखो सीड शेप और सीड कलर ये तुम्हारे पास क्या है, 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स, जब इनको कंबाइन करेंगे हम लोग हाइब्रिड में, तो देयर इज अ सेग्रीगेशन ऑफ ऑलवेज अ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर। तो जो कैपिटल आ रहा है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, और जो स्मॉल आ रहा है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और आपके स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन होता है जी। डन डन क्लियर। चलो, द पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द independent segregation of 2 pair of genes during the meiosis। अगर meiosis कब होता है बताओ,
ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। हम लोग इस लॉ को उस समय बहुत ही ध्यान से समझ सकते हैं, ये वहीं पे मेजर रोल। देखो आपको पता है ना, हमारे पास हेट्रोजाइगस बना था ना, ये कितने प्रकार के गैमेट बने? 4 टाइप ऑफ गैमीट्स, 4 प्रकार के गैमीट्स बने कि नहीं? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट बना था ना। तो उस समय तुम देख रहे हो यहां पे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन हो रहा है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अपन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन के समय ये अपने को प्रॉपर्ली समझ में आता है जी। ओके ठीक है, चलो। एंड द प्रोडक्शन ऑफ द एग एंड द पोलन इन द F1, देखो F1 में तुम्हारे पास ये था। ओके, कंसीडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो 50% जो तुम्हारे पास गैमीट है हैविंग द जीन कैपिटल आर, another 50% is having the small r. Now beside each gametes having either a capital or small r, it should also have the allele capital Y small y. ये भी allele होना चाहिए। The important thing to remember here is that a segregation of 50% of capital R and 50% of small r is independent from the segregation of 50% of capital Y and 50% of small y. देखो कैपिटल और स्मॉल आर जो है ना, वो तुम्हारे इंडिपेंडेंटली तो सेग्रीगेट कर रहे हैं, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के रिस्पॉन्स में इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और कैपिटल आर तुम्हारा स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। Therefore 50% of small r bearing the gamete has a 50% capital Y and other 50% small y के साथ भी जा सकता है। Similarly 50% जो है कैपिटल आर bearing a gamete, इनके पास कैपिटल Y भी रह सकता है और तुम्हारे पास स्मॉल y भी रह सकता है। Thus there is a 4 genotype of the gametes। हमारे पास बने क्या? हमारे क्या 4 gametes बने क्या? 4 gametes बने क्या? बने कि नहीं बने? Yes, 4 gametes बने थे, ठीक है। So 4 types of pollen and 4 types of eggs हमारे यहाँ पे बन चुके हैं, ओके। और ये वो चारों प्रकार है, अभी अपन ने देखा था जी। इनकी रेशियो क्या हो गई? इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई जी? Each with the frequency of 25%, okay, or 1/4 of the total gamete produced. When you write down the 4 type of egg and the pollen of the 2 side of the Punnett square, it is a very easy to derive the composition of the zygotes. तो फिर अपने को zygote का composition पूरा मिल जाएगा जी। That give rise to the F2 plants, ठीक है। Although मेरे 16 स्क्वायर बन रहे हैं, how many different type of gametes? अच्छा, कितने जीनोटाइप्स बनेंगे यहाँ पे? कितने जीनोटाइप्स बनते हैं बताओ? जीनोटाइप्स हमको 9 प्रकार के जीनोटाइप्स बनेंगे एंड फिनोटाइप्स हमको कितने मिलेंगे वो अपने को बताना है जी। देखो तो जीनोटाइप मुझे क्या मिला? 1 to 1, 2 4 2 1 to 1, मतलब कितना हो गया? 9 टाइप के जीनोटाइप मिल गए। और फिनोटाइप 9 3 3 1, जो कि 4 प्रकार का मिल गया क्या? यस। तो ये तुम्हारे पास बातें थी कंप्लीट सी, ये कंप्लीट सी बातें थी जी। आ जाओ, क्लियर? कोई डाउट? क्लियर? कोई भी डाउट? क्लियर? इज देयर सिंगल लेटर ऑफ डाउट? पक्का? कोई भी दिक्कत नहीं है? पक्का कोई भी दिक्कत नहीं है? ओके चलो आइए जी। अभी नाउ विल स्टार्ट विद द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको समझते हैं बहुत ही देसी भाषा में। पहले इसको देसी भाषा में समझते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है, और उसके बाद अपन एनसीईआरटी करेंगे जी। चलो अब बोर्ड्स के बारे में बता देता हूं मैं। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें ज्ञान भरी बातें बहुत है, लेकिन जो पहले मैं मुद्दे की बात है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यार, मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने ये बोला था कि फैक्टर जो है ना वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। ये बोला था क्या? फैक्टर का मतलब जीन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और वही पास होता है जनरेशन वाइज। अब क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस इस बात को खत्म करता है और क्या कहता है, ध्यान से सुनना जी। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है इट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवरी। सटन एंड बोवरी, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको दिया था। सटन एंड बोवरी ने इसको दिया था। ओके देखो,
इन्होंने एक बात बोली थी क्या कि जो जीन होता है ना, ये तुम्हारा बेसिक यूनिट होता है इनहेरिटेंस का। ओके, जीन इज द बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का ये बेसिक यूनिट होता है कौन? जीन। ठीक है, ओके। और जो सटन और बोवरी है, उन्होंने क्या बोला था? दे हैव सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्होंने क्या बोला था कि देयर इज अ पैरेलल बिहेवियर बिटवीन द जीन एंड क्रोमोसोम। मैं भी आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है कि देयर इज ऑलवेज अ पैरेलल बिहेवियर बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझना। देखो, ये डीएनए, ये मेरा डीएनए, और डीएनए के बेटा ये क्या है मेरा? ये मेरे पास क्या है जी? जीन है, समझो। ओके, डीएनए के पर्टिकुलर लोकेशन पर दिस इज और जीन। जब डीएनए जब तुम्हारा कंडेंस करेगा, जब डीएनए तुम्हारा कंडेंस करेगा तो कैसा दिखेगा? ये डीएनए तुम्हारा कैसा दिखेगा? कुछ इस प्रकार से दिखेगा। दिस इज माई क्रोमोसोम। समझो, ये जीन था, ये जीन मेरा इधर है, और जो मेरा ये दूसरा वाला जीन था वो मेरा इधर है। समझो, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना जी, ध्यान से ना मेरी बात को सुनना जी। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? अब बताओ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन जा रहा है जी? तो इन्होंने क्या बोला ना कि जीन आपका एज सच नहीं जाता है, जीन को भी एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, एक गाड़ी की जरूरत पड़ती है, कैरियर। तो क्रोमोसोम वो कैरियर है जो कि जीन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाता है जी। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज अ पैरेलल बिहेवियर। ये पैरेलल बिहेवियर हुआ ना जीन और क्रोमोसोम के बीच का। अब कैसे पैरेलल बिहेवियर हुआ, आइए अब इस चीज को भी समझते हैं। यहां पे इस चीज को भी आप लोग यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जीन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? जीन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? देखो, जीन भी आपका हरदम पेयर में रहता है क्या जी? जीन आपका इट इज ऑलवेज अकर इन पेयर। ये आपका हरदम पेयर में रहता है, और क्रोमोसोम भी आपका हरदम पेयर में रहता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बात को हम मानते हैं जी। जीन कब सेग्रीगेट करेगा? इट इज सेग्रीगेट ड्यूरिंग जब गैमीट फॉर्मेशन करना होगा, तब उस समय सेग्रीगेट करेगा, उस समय सेग्रीगेट करेगा। और क्रोमोसोम भी कब सेग्रीगेट करेगा? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ओके, ठीक है। अब अंतर कहां पे आ जाता है? अंतर कहां पे आता है? वो यहीं पे आता है। ओके, जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये तुम्हारा डिफरेंस क्रिएट करता है। डिफरेंस क्या? जो जीन है, जीन में एक पेयर जो है, वन पेयर सेग्रीगेट कैसे करते हैं? इंडिपेंडेंटली करते हैं क्या? वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। जो एक पेयर है ना, एक पेयर जो है सेग्रीगेट करेगा इंडिपेंडेंटली। देखो यार, जीन पेयर में मिलता है अलील, जैसे कि कैपिटल टी, तो वो तुम्हारा इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है क्या जी? लेकिन क्रोमोसोम में ऐसा नहीं होता है। क्रोमोसोम में क्या होता है ना, हमारे को इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। मैं प्रूफ करके बताऊंगा। यहां पर एक पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है क्या? जो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। अब मैं तुमको डायग्राम में प्रूफ करके बताऊंगा। यहां पे एक पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहा है, यहां पे इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। अब देखो, मतलब ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करवाएगा,
ये ऑलवेज मतलब इट ऑलवेज शोज व्हाट, ये हरदम क्या शो करवाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हरदम आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कराएगा, बट मे और मे नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? मे और मे नॉट शो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बात तुम ध्यान रखना जी। अब मैं इसको प्रॉपर्ली प्रूफ करके बताऊं, इसको मैं प्रॉपर्ली प्रूफ करके बताता हूं, बहुत प्रॉपर्ली प्रूफ करके बताता हूं, सुनो बहुत प्रॉपर्ली प्रूफ करके बताता हूं जी। बेटा दिस इज योर क्रोमोसोम, ऐसे कुछ क्रोमोसोम को अपन अभी ड्रॉ करेंगे जी। ये मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये मेरा क्रोमोसोम है, ओके, और ये मेरे पास क्या होंगे समझो, ये सब मेरे क्या है, ये सब तुम्हारे जीन्स हैं क्या, और वो जीन के अलील्स हैं, क्योंकि ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। आइए थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं। अभी प्रूफ से चीजों को समझेंगे तो अपने को बहुत ही इजीली समझ में आएगा जी। मेरे पास दो कंडीशन में अभी ड्रॉ करूंगा यहां पे, तो आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मेरे पास क्या है जी, ये मेरे क्रोमोसोम्स हैं, ओके, ये हमारे पास क्या है जी, क्रोमोसोम्स है, ठीक है। यहां पर है कैपिटल आर, यहां पर है स्मॉल आर, यहां पे है कैपिटल वाई, यहां पे है स्मॉल वाई, और यहां पे है कैपिटल टी, और यहां पे है तुम्हारा स्मॉल टी, ठीक है। ये क्रोमोसोम है और वहां पे तुम्हारे ये सारे जीन्स प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट। ये पहला केस हुआ, ये पहला केस हो गया, ठीक है। मैं इसी को यूज करता हूं, अब सेकंड केस में मैंने क्या किया, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहां पर तुम्हारा स्मॉल टी और यहां पे तुम्हारा कैपिटल टी है, यहां पे स्मॉल टी और यहां पे तुम्हारा कैपिटल टी है। अब देखो जी, ये तुम्हारा सेकंड केस है। अब तुम्हारा सेग्रीगेशन होगा, अब इसका सेग्रीगेशन होगा। अब चलो सेग्रीगेशन कराते हैं। जब मैं सेग्रीगेशन करवा रहा हूं तो क्या देखने को मिल रहा है, देखो क्या देखने को मिल रहा है, मेरे पास ये कैपिटल आर कैपिटल वाई इधर आ गया और कैपिटल टी मेरा इधर आ गया। सुनो ध्यान सुना जी, और यहां पे क्या हुआ जी, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल टी ऐसे सेग्रीगेट कर गया, कर गया कर गया कर गया, मतलब यहां पे आर वाई और टी मिल रहा है, और यहां पे तुमको आर वाई और ये टी मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको, ओके, ये मिल रहा है। चलो इतना बेहतरीन तरीके से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, टेंशन मत लेना। नीचे वाले केस में क्या होगा, नीचे वाले केस में क्या होगा, यहां पर स्मॉल टी और यहां पे तुम्हारा कैपिटल टी है, तो क्या हुआ यहां पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई और तुम्हारा स्मॉल टी, और यहां पे स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल टी। अब सुनो, मेरे जो क्रोमोसोम थे इंडिपेंडेंट पेयर ने इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट किया, क्या, इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट किए, इंडिपेंडेंट पेयर क्या इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट किए, ये सब तुम्हारा ब्लैक में जो मैंने बनाया वो तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं, ओके, क्रोमोसोम्स हैं। इंडिपेंडेंट पेयर ने इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट किया, लेकिन जीन में क्या हुआ, एक पेयर इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट किया। देखो ना, ये एक पेयर था ना, दिस वाज अ कंप्लीट पेयर, दिस वाज अ कंप्लीट पेयर, तो तुम्हारे पास क्या हुआ जी, एक पेयर आपका इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट किया है। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट किए हैं, तो सिर्फ डिफरेंस यही है, जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंस यही है,
क्रोमोसोम में क्या होगा जी, इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे और जीन में एक पेयर तुम्हारा इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है। बस दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस, यही आपका सिर्फ डिफरेंस होता है और कुछ डिफरेंस नहीं है। डन। क्या ये मेरी बातें क्लियर हो गई? क्या ये मेरी बातें क्लियर हो गई? क्या ये जो रेड है ना, दिस इज योर जीन। क्लियर हो गया डिफरेंस? क्या ये डिफरेंस क्लियर हो गया? क्या ये डिफरेंस क्लियर हो गया? अच्छे से बताओ, अच्छे से बताओ। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में भी ना यही सारी बातें लिखी गई हैं। ओके, क्या क्रोमोसोम में क्या होगा जी, इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे और जीन में क्या होगा जी, एक पेयर तुम्हारा इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, एक पेयर यहां पे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहा है जी। डन है? सॉर्टेड है? क्या ये सॉर्टेड है सभी को? चलो जी, एक बार अब एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। ओके, एनसीईआरटी क्या कह रहा है? अब यहां पे ना कुछ गाथा है, सिर्फ अपने को पढ़ना है इसमें। देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने पब्लिश किया अपनी वर्क ऑन इनहेरिटेंस इन 1865। 7 साल तक वो काम करते रह गए। वो 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किए, 1856 से लेके 63 तक है ना उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। भैया 1900 तक है ना इनके ना रिसर्च पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। देखो 63 तक इन्होंने रिसर्च किया और 65 में क्या हुआ, इन्होंने पब्लिश किया अपने रिसर्च को ही पब्लिश, ठीक है। बट 1900 तक इन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके कारण क्या थे? पहला कारण, फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट वेरी इजी, जैसे कि अभी है। उस समय इतना कम्युनिकेशन इजी नहीं था इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। सेकेंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन या फैक्टर, मेंडल ने इसको फैक्टर बोला था ना, मेंडल के वर्ड्स में फैक्टर, ओके, एज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स एंड ऑफ द पेयर ऑफ अलील्स व्हिच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर एंड वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कंटेम्पररीज। कंटेम्पररीज का मतलब क्या होता है? वो लोग जो कि सेम एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। As an explanation for the apparently continuous variation seen in the nature। कहने का मतलब क्या है? देखो, इस सेकंड वाले पॉइंट का मतलब यह है कि मेंडल अंकल ने क्या बोला कि जो जीन है ना वो बहुत स्टेबली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है और किसी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं होती है। बस जो उनके कंटेम्पररीज थे, वो लोग जो कि सेम एरिया में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई मेंडल अंकल ये बात गलत है, नेचर में बहुत वेरिएशंस आ रही है और हो ही नहीं सकता है कि जो जीन है वो तुम्हारा स्टेबली पास हो। ओके, और ये बात तो और गलत है कि भाई ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है। ब्लेंडिंग तो होता है, लेकिन मेंडल अंकल ने बोला था कि ब्लेंडिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा जी, लोगों ने इनके रिसर्च पे ध्यान नहीं दिया जी। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया? चलो जी, थर्ड क्या हुआ था कि भाई मेंडल अंकल ने ना मैथमेटिक्स यूज कर लिया था। मेंडल अप्रोच यूजिंग द मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना was totally new and unacceptable to many of the biologists at his time. Okay. Finally, though the Mendel work suggested that factor were discrete unit। देखो उन्होंने क्या बोला ना कि जो जीन होता है ना वो एक यूनिट है। जीन के पास हर वो कोड है हर एक ट्रेट्स के लिए जी। ओके, जिसको जीन कह रहे हैं ये तुम्हारा एक डिस्क्रीट यूनिट है, ये बेसिक यूनिट है। ओके, बट he could not provide any physical proof for the existence of the factor। जीन कहां पर मिलता है उन्होंने नहीं बताया। ओके, या वो किससे मिलके बना है जीन उन्होंने नहीं बताया। ओके, तो उसकी यही कारण था जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा, इनके रिसर्च को लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया था। ओके, चलो फिर क्या हुआ, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डी वेरिस, कार्ल कोरेंस एंड वॉन टशरमार्क। ये इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया इन्होंने मेंडल्स के रिजल्ट को, ओके, ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। या लेकिन अब 1900 तक क्या हो गया था ना, ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी, उस समय तक माइक्रोस्कोप भी डेवलप हो गया था, है ना, माइक्रोस्कोप भी तुम्हारा डेवलप हो गया था। वेर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वेर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व द सेल डिवीजन, है ना, इंटरफेस हो गया, एम फेज, प्रॉपर्ली साइंटिस्ट स्टडी कर पा रहे थे। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। अब क्या हुआ ना, उस समय ना न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर देखा गया दैट appears to double and divide just before each cell division। और वो स्ट्रक्चर कौन है? वो था आपका क्रोमोसोम। दैट वाज अ क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के पहले डबल होकर डिवाइड कर जा रहा था क्रोमोसोम।
ठीक है, दिस वेर कॉल्ड अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? कलर्ड बॉडीज होता है, आज दे वेर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। अब 1902 तक क्या हुआ? बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। ओके, देखो क्रोमोसोम का मूवमेंट जो होता है वो किस फेज में होता है जी? आपका एनाफेज में होता है ना, एनाफेज 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 में होता है ना। तो क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है ना उसको भी स्टडी किया जाने लगा जी। ओके, ठीक है। अब दो साइंटिस्ट है, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी, इन्होंने क्या बोला? इट नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होता है उनका बिहेवियर वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज द क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉज। ठीक है, ध्यान देना बेटा जी, मेंडल के लॉ को दुनिया को कैसे एक्सप्लेन किया गया? तो क्रोमोसोम मूवमेंट से एक्सप्लेन किया गया, बिकॉज क्रोमोसोम के ऊपर ही तुम्हारे जीन्स प्रेजेंट है ना, क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन प्रेजेंट है। ओके, समझो ये तुम्हारा क्रोमोसोम है और ये जीन है कैपिटल आर और ये तुम्हारा स्मॉल आर। ठीक है, देखो, रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग द मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। याद है उस समय क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसे एनाफेज में सेग्रीगेशन हो रहा था जी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेंबर दैट द क्रोमोसोम एज वेल एज द जीन ऑलवेज अकर इन द पेयर। देखो दोनों पेयर में ही मिलते हैं आपके। ओके, अब बस द टू alleles of a gene pair are located on the homologous pair side of the homologous chromosome। देखो अब ये तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, तो ये सेमी साइड पे मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनके दोनों अलील्स भी सेमी साइड पर मिलेंगे। है तो ये अलील्स ना, ये तो अलील्स हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के होमोलोगस साइड पे तुमको अलील्स मिलेंगे क्रोमोसोम्स के। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम के होमोलोगस साइड पे तुमको ये अलील्स मिलेंगे। डन। अब सुनो ध्यान से, अब इस डायग्राम को ध्यान से सुना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे कुल कितने क्रोमोसोम्स है? देखो ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तीसरा और ये चौथा क्रोमोसोम है। 4 क्रोमोसोम है यहां पे। ठीक है, बीच में क्या हुआ जी? मेरा एस फेज हुआ और एस फेज में क्या हो गया जी? डुप्लीकेशन हो गया जी, डुप्लीकेशन हो गया, यहां पे डुप्लीकेशन हो गया। मियोसिस 1 में क्या होगा बेटा जी? मियोसिस 1 में ये दोनों पेयर तुम्हारे दूर दूर चले जाएंगे जी, क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा, क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा। ठीक है, फिर मियोसिस 2 में भी क्या होगा जी? मियोसिस 2 में भी तुम्हारा, मियोसिस 2 के एनाफेज में क्या होगा जी? क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा। और अल्टीमेटली तुमने देखा येलो रेड के साथ, येलो रेड के साथ और ऑरेंज ग्रीन के साथ और ऑरेंज ग्रीन के साथ। हो गया क्या? हो गया क्या? अच्छा, अब ये क्रोमोसोम कैसे सेग्रीगेट किए बताओ? देखो, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन द सेल विद द 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम से इन्होंने दिखाया है। कैन यू सी दैट हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, कैसे हुआ सेग्रीगेशन? तो आपका इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन हुआ है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन हुआ है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन देखने को मिला। अच्छा, अब आपको पूछा गया कि ए और बी कौन है, और यही बच्चे कंफ्यूज करते हैं, गलती करते हैं। देखो ये ए है ना आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कैसे हुआ? क्रोमोसोम का मतलब क्या है जी? देखो दोनों तुम्हारे पेयर में मिलते हैं और बी इज योर जीन, बी आपका जीन है, ये भी पेयर में मिलेगा। क्रोमोसोम सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट। सेम वही है तुम्हारा जीन, इट सेग्रीगेट एट द गैमीट फॉर्मेशन, और तुम्हारा एक ही गैमीट के पास जाना चाहिए, एक ही पेयर। थर्ड जो पॉइंट है ना, यही तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्रोमोसोम में जो होता है ना, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन यहां पे एक पेयर सेग्रीगेट करेंगे इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर, ये ध्यान रखना है। तो आपने ए और बी अपने को बता दो ना कि क्या रिप्रेजेंट करें। तो ए तुम्हारा क्रोमोसोम है और बी तुम्हारे पास जो है वो क्या है? बी तुम्हारे पास क्या है जी? जीन है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो पेयर होता है उसको अपन कहते हैं अलील्स जीन में। ठीक है, अच्छा, अब इस डायग्राम का ना एक्सप्लेनेशन आपका यहां पे दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 दो क्रोमोसोम जो पेयर थे, इट कैन अलाइन एट द मेटाफेजिक प्लेट इंडिपेंडेंटली। देखो क्या मेटाफेजिक प्लेट पर वो इंडिपेंडेंटली आके अलाइन हो गए ऑफ ईच अदर। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर। ओके, यहां पे आपको दिखाया गया ना ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन। ठीक है,
इन द लेफ्ट एंड द राइट कॉलम, इन द लेफ्ट कॉलम अगर तुम देखोगे पॉसिबिलिटी 1, ऑरेंज और ग्रीन जो है वो साथ में सेग्रीगेट कर रहे हैं क्या, तुम देखो ऑरेंज और ग्रीन साथ में सेग्रीगेट कर रहे हैं, और राइट कॉलम में ऑरेंज और रेड साथ में सेग्रीगेट कर रहे हैं। बट इन द राइट हैंड कॉलम द ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम। ठीक है, डीएनए के क्रोमोसोम के नंबर सेम है, क्रोमोसोम के नंबर सेम है, क्रोमोसोम के नंबर सेम है। ठीक है, अब तो पॉसिबिलिटी 1 में क्या था कि एक जो लॉन्ग क्रोमोसोम था ऑरेंज क्रोमोसोम, और एक शॉर्ट तुम्हारा क्रोमोसोम है कौन सा, रेड ग्रीन क्रोमोसोम, और लॉन्ग येलो, और तुम्हारे पास क्या है जी, रेड क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप देखोगे तो ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट किए क्या, यहां पे ऑरेंज ग्रीन के साथ गया है, यहां पे ऑरेंज रेड के साथ गया है, यहां पे येलो रेड के साथ गया है, और यहां पे येलो तुम्हारा ग्रीन के साथ गया है। ओके, तो यहीं पर बता रहा है कि जो क्रोमोसोम के जो पेयर होते हैं, क्रोमोसोम तुम्हारे कैसे मूव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। क्या कह रहा हूं, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ओके, इंडिपेंडेंट पेयर जो ना वो तुम्हारे सेग्रीगेट करेंगे, कैसे, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। डन, क्लियर है बातें, क्या ये बातें क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर है सभी को, क्या ये बातें सभी को क्लियर है, अच्छे से बताओ भाई, इतनी बातें सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है क्या, बहुत ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, सटन और बोवेरी आर्ग्यू दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर्स दैट दे कैरीड। देखो कॉमन सी बात है, ध्यान सुनना क्या बोला है, सटन और बोवेरी ने आर्ग्यू क्या किया कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये मेरे पास क्रोमोसोम के पेयर है, ये मेरे सेपरेट कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, ये यहां पे गया और एक यहां पे गया। ठीक है, वुड लीड टू दी सेग्रीगेशन, अगर क्रोमोसोम के पेयर अगर सेग्रीगेट करेंगे तो क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, जीन्स है, ये फैक्टर्स है कैपिटल और स्मॉल आर, ये भी तुम्हारे सेग्रीगेट करेंगे क्या, अरे बेटा ये भी सेग्रीगेट करेंगे ना, लिखा ना, would lead to the segregation of the pair of factor also that they carried। तो certain knowledge, certain united, यह बात ध्यान रखना, certain है ना, united the knowledge of chromosomal segregation with the Mendelian principle and call it chromosomal theory of inheritance। तो पेपर में अगर आएगा तो किसने बोला, तो सटन भाई ने बोला, सटन भाई ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोला। ओके, बिकॉज अगर पेयर क्रोमोसोम के सेग्रीगेट करेंगे तो जो उनके ऊपर कैरेक्टर्स है वो भी तुम्हारे सेग्रीगेट करेंगे। क्लियर है, दिस इज हाउ दे प्रूव कि मेंडल की बात एकदम सही है ना, और दिस इज हाउ जो कैरेक्टर जो जीन्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा पा रहे हैं। ये मेंडल अंकल में यही तो फ्लॉस है ना, उन्होंने बताया ही नहीं कि कैसे पास हो रहे हैं, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं बताया, बट इन्होंने बताया कि क्या, कि क्रोमोसोम वो जरिया है जिसके द्वारा क्या होता है, वो तुम्हारे पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। क्लियर क्लियर क्लियर, यस, ठीक है। अच्छा अब देखो जी, अब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए, अब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए ओके, हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था टीएच मॉर्गन, हम थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। ओके, तो वही बोला गया यहां पे क्या, कि फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया, अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, इसको थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया। इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं, या एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन को। ठीक है, ओके, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, और उनके दोस्तों ने मिलकर लेड टू द डिस्कवरिंग द बेसिस ऑफ फॉर वेरिएशन, कि वेरिएशन कैसे आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसका भी उन्होंने एविडेंस दिया। दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, है ना, हमने पहले बताया ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, वो कैसे आता है ना, ये हमारे थॉमस हंट मॉर्गन अंकल ने बताया। देखो, मॉर्गन वर्कड विद, मॉर्गन ने काम किया था टाइनी फ्रूट फ्लाइज के साथ, जिनका नाम था ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, ये फ्रूट फ्लाइज है। ठीक है, which were found very suitable for each such studies। okay, क्यों इन्हीं को सिलेक्ट किया गया उसका भी रीजन दिया गया है, क्यों, they could be grown on the simple synthetic medium, इनको इजीली अपन लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं। they complete their life cycle in about 2 weeks,
और एक सिंगल मीटिंग से ना बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। और यहां पे आपको क्लियर डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता है, क्लियर डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता है सेक्सेस में। कैसे कि जो मेल होते हैं ना वो तुम्हारे शॉर्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं, और फीमेल तुम्हारी लार्ज होती हैं, ठीक है, जो कि इजिली डिस्टिंग्विश कर देता है। ओके, ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन। देखो 2n इज इक्वल टू आपको यहां पे कितने देखने को मिलते हैं, 8 ही कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। आपको सिर्फ 4 ही क्रोमोसोम यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो दैट कैन बी सीन। ओके, जो तुम्हारा हेरिडिटरी वेरिएशन है ना, इसको हम लोग लो पावर माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा जी, जिसकी वजह से क्या हुआ जी, ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा को लिया गया। हम लोग कल जो है ना, कल हम लोग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे, फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कर लेंगे, और प्लियोट्रॉपी तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। कल अपन सेक्स डिटर्मिनेशन कल पूरा खत्म कर देंगे, परसों अपन चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, परसों अपन क्या करेंगे, म्यूटेशन पढ़ लेंगे, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ के पूरा का पूरा परसों अपन चैप्टर खत्म कर देंगे। संडे को अपन चैप्टर खत्म करके मंडे को मॉलिक्यूलर बेसिस को अपन शुरू कर देंगे। क्लियर है? हाँ, उत्कर्ष बढ़िया, एंटी तुमको रोस्ट कर देगा, देखना 25 में ऐसा ना हो जाए, ठीक है। चलो जी, बढ़िया, क्लियर हो गई, यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो कल अपन लिंकेज रिकॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, बड़ा टॉपिक है, और कल अपन सेक्स डिटर्मिनेशन तक पढ़ लेंगे। कल थोड़ी सी लंबी क्लास चलेगी, तो कल थोड़ा 20 सपोर्ट, ओके, कल तुमको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, 4 पेयर में है जी, 4 पेयर में। क्या किसी को यहां तक डाउट है क्या किसी को यहां तक डाउट है क्या, एक बार बताना जी। ओके सर, मैंने कितना 4 लिखा है क्या, अरे 8 होता है, 8 होता है, वो 8 ही है, 8 है, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में मिल रहा है वो, 2n इज इक्वल टू 8 ही है, डन, ठीक है। और इसमें क्या था ना कि मेल में ना क्रॉसिंग ओवर अपने को देखने को नहीं मिलता है, मेल में किसी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है इसमें, अच्छी बात वो भी थी। बाकी कल हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले, आराम से, टेंशन मतलब, ठीक है, कल अपन डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। डन, मिले अपन कल, ओके, कल मिले, कल सुबह 10 बजे अपन मिलते हैं। ओके, जाते जाते बेटा एक बात तुम लोग को और ध्यान रखना है बेटा, क्या कि आपको 60% ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। अगर साथ में आपको नीट यूजी एश्योर भी मिल रहा है, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं प्लस में बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइफ 1 के साथ, ठीक है। बहुत जल्दी अब यूट्यूब पर भी पोल बेस्ड फीचर शुरू हो जाएगा, और फिनिक्स टेस्ट सीरीज में जिसने भी एनरोल नहीं किया है प्लीज आप एनरोल कर लीजिएगा, और साथ में अगर आपको एनरोल करना है ऑल स्टार फास्ट बैच में भी आप लोग एनरोल कर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन अगले सेशन में कल सुबह 10 बजे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय।